हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसा मामला लग रहा है, यानी राज्य प्रायोजित आतंक। आप समझिए, इसके बड़े मायने मतलब हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन जितेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। आप चूंकि लंबे अरसे से मुंबई में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस तरह की स्थिति क्या बताती है? ये तो गुंडागर्दी की इंतहा है, और खास तौर पर ये गुंडे उस पार्टी के हैं जो वहां सत्ता में हैं। देखिए, इस पूरे हफ्ते में दो ऐसे मामले हुए हैं जहां पर की शिवसेना ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। शिवसेना बीएमसी की सत्ता में भी है और शिवसेना राज्य सरकार की सत्ता में भी है। और इन दोनों ही मामलों में, पहले जो कंगना रनौत के बंगला गिराए जाने का मामला था, वहां पर शिवसेना ने बीएमसी को हथियार बनाया, और अब जब शिवसैनिकों ने इस रिटायर्ड नेवी अधिकारी पर हमला किया है तो वहां पर राज्य सरकार के अधीन आने वाली मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया गया। यानी कि सबसे पहले तो कोशिश की गई कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसी को आरोपी बना लिया जाए, और जब राजनीतिक हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो पाया तो उसके बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनको इतनी मामूली धाराओं के तहत पकड़ा गया कि चंद घंटों में ही वे रिहा कर दिए गए, और एक तरह से सिर्फ तकनीकी तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई। तो सीधे तौर पर शिवसेना सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, और बार बार ये बात साबित हो रही है। जब उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभाली थी, जब पार्टी की कमान संभाली थी, तो ये लग रहा था कि पार्टी बदल रही है, पार्टी अपना आक्रामक रूप छोड़ रही है। लेकिन इन घटनाओं से यही साबित होता है कि शिवसेना अब फिर से पुरानी वाली शिवसेना बनती जा रही है, जिसकी की तोड़फोड़ की राजनीति में यकीन है, जिसका की आक्रामकता में यकीन है। बिल्कुल। और देखिए, सरकारें इकबाल से चलती हैं। अंकित गुप्ता, सवाल तो अब यह भी खड़ा होगा कि इस मामले में ना तो न्याय होता दिख रहा है और ना ही न्याय हुआ। आपने खुद बात की मदन शर्मा की बेटी से, वो कह रही है कि बिल्कुल मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया गया और जो गुंडे हैं वो आजाद हैं अब। निश्चित तौर पर अखिलेश, और जिस तरीके से जो पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम रहा है, वो परिवार डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उनके पिता के साथ बुरी तरह से जो मारपीट की जाती है, वो पीड़ित है, उन्हीं को आरोपी बनाने के लिए पुलिस आ जाती है कि आप थाने चलिए। इतना ही नहीं, जब इस मामले में राजनीतिक रंग लेता है, बीजेपी सपोर्ट में आती है, आनंद फानंद में गिरफ्तारी तो जरूर होती है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि थाने से ही जमानत देकर के उनको छोड़ दिया जाता है। हालांकि उसके बाद में आलम यह है कि जब बेटी वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलती है, बाहर प्रदर्शन करती है, और उसमें भी उनका सपोर्ट जब एक राजनीतिक दल करता है, क्योंकि मामला राजनीतिकरण हो रहा था, तो वहां पर कहा जाता है कि ठीक है, ट्रेस पासिंग की धारा हम लगा देते हैं, अब आप लोग यहां से जाइए। यानी कि अगर आप के साथ कोई मारपीट करता है तो पहले उल्टा ही आपको ही आरोपी बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सत्ता में किसकी है? सत्ता उन लोगों की है जो लोग आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, जो गुंडे हैं। और दूसरी चीज, अगर जो है आप पुलिस थाने के ऊपर भरोसा करते हैं तो वहां ऐसी धाराएं लगाई जाएंगी कि आप जो लोग आपके साथ मारपीट कर रहे हैं वो खुद बाहर जाएंगे और फिर आपको डराएंगे, धमकाएंगे। इससे पता चलता है कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। आप सही कह रहे हैं। और अब हम संजय गुप्ता का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। और संजय जी, देवेंद्र फडणवीस को अगर आपने सुना, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि ये तो राज्य प्रायोजित आतंक का मामला लग रहा है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में आजकल कोई भी घटना घटती है तो देवेंद्र फडणवीस साहब उसको बिल्कुल सरकार से जोड़ देते हैं, महाराष्ट्र सरकार से जोड़ देते हैं। ये कोई भी घटना है संजय गुप्ता जी? ये कोई भी घटना है? एक पूर्व फौजी की, एक नेवी अफसर जो रहा है, उसकी इस तरीके से पिटाई कर दी जाती है, ये कोई भी घटना आप कह रहे हैं इसे? देखिए, कोई भी घटना ये नहीं, ये घटना गलत है। जो पूर्व नेवी ऑफिसर मदन शर्मा जी के साथ हुआ, इसकी प्रशंसा कोई भी नहीं कर सकता इस देश के अंदर। इसकी प्रशंसा, इसमें प्रशंसा करने लायक कुछ है ही नहीं। और हमारे देश के अंदर मौजूदा कानूनों के अंदर जिस तरह के कानून है, उस कानून के अंदर इसके लिए जो धाराएं हैं वो यही है। इसके अलावा हम तो ये कहेंगे कि एक बुजुर्ग शख्स को इस तरीके से घेर कर मारा पीटा जाता है संजय गुप्ता जी, उसके बाद जो गुंडे हैं वो आराम से निकल जाते हैं, थाने से बाहर आ जाते हैं, छूट जाते हैं, यही धाराएं हैं। जान लेने की कोशिश का मामला ये तो नजर आता है, जिस तरीके से पिटाई की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये जो बुजुर्ग हैं, इनकी आंखों की क्या हालत कर दी गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाई जानी चाहिए थी, आईपीसी की धारा 307 लगाई जानी चाहिए थी, और उस धारा के तहत इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया, और जाहिर तौर पर चूंकि सत्ता शिवसेना की है और इसलिए मुंबई पुलिस ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, और यही वजह है कि मामूली धाराओं के तहत सिर्फ दिखावे की गिरफ्तारी हुई और ये लोग छोड़ दिए गए। संजय गुप्ता जी, सिर्फ आई वॉश है ये? नहीं, आई वॉश नहीं है। अब इसमें धारा, इसके अंदर जो जिन धाराओं में केस रजिस्टर्ड होगा, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने धारा में केस रजिस्टर कर दिया तो यही चीज अदालत में भी जाएगी।
अदालत भी देखेगी इस चीजों को, जो धाराएं लगाई गई, नहीं लगाई गई या नहीं लगाई गई। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जो भी धाराएं लगा दी वो बात खत्म हो जाती है। पुलिस से इंसाफ की उम्मीद ना करे कोई मुंबई में, अदालत ही जाना पड़ेगा। आप जो कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है उसका लबो लुबाव यही है। और मुझे तो हैरानी इस बात की है संजय गुप्ता जी, ये वही शिवसेना है जिसके सबसे बड़े नेता बाला साहब ठाकरे हुए खुद बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। और देखिए जरा यहाँ पर कार्टून को फॉरवर्ड कर देने पर क्या हाल किया जा रहा है। हमारे साथ प्रवीण दारेकर भी जुड़ चुके हैं, आप नेता विपक्ष हैं महाराष्ट्र विधान परिषद में। प्रवीण जी, मुंबई की हालत क्या बताती है? ने देवेंद्र फडणवीस जी ने अत्यंत स्पष्ट तौर पर सरकार पुरस्कृत आतंकवाद महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार का शुरू है। यह कौन गुप्ता जी बोल रहे हैं? कोई भी घटना जो निवृत्त नौदल अधिकारी जिन्होंने इस देश के प्रति पूरा जीवन समर्पित किया और अपने देश में निवृत्त लश्करी लोगों के बारे में एक सम्मान, एक आदर की भावना रहती है। इस घटना और उन्हें कार्टून फॉरवर्ड किया, आप नहीं है तो आप जाके उधर मारहाण करोगे उसके, मेरे बीच में मत बोलो। क्योंकि मदन शर्मा जी ने तभी बोलो। मदन शर्मा जी ने जिस ग्रुप के अंदर वो कार्टून फॉरवर्ड किया है, उसके घर में जाके आप मारोगे। उस ग्रुप में बीजेपी का आदमी था जिसने शिवसेना के आदमी को वो मैसेज फॉरवर्ड किया। शर्मा जी को जिसको मारे उसको, और उसको ताबे में लेने के बाद उसको गिरफ्तारी करने के बयान दिया था, उसको छोड़ देते। जिस सोसाइटी में वो रहते हैं तो जिस ग्रुप के अंदर उन्होंने वास्तव मैसेज फॉरवर्ड किया था, उस ग्रुप में कोई शिवसेना का आदमी नहीं था, उसमें बीजेपी के एक आदमी जरूर थे। अब ऐसे कैसे किसी शिवसेना के आदमी को, मतलब वो आपने जो कार्टून भी फॉरवर्ड कर दिया, उनका मोबाइल नंबर भी फॉरवर्ड कर दिया, उनका एड्रेस भी फॉरवर्ड कर दिया, फिर उसके बाद उसको पिटवाने के बाद उसके पीछे भी खड़े हो गए। ये इस तरह की राजनीति, उकसावे की राजनीति ठीक नहीं है। प्रवीण दारेकर जी जवाब दीजिए। हो गया उनका? हाँ जी, हेलो जी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। प्रवीण दारेकर बोले। मुझे बोलने को बोले। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को कह रहा हूँ। उनको बोलो, मैं बोलेगा तभी बीच में मत बोलो। हाँ बोलिए। आप बोलने को दिया उसको, बाद में जो सीसीटीवी कैमरा में सब लोग दिख रहे हैं वो शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के शाखा प्रमुख, जो वो सीसीटीवी फुटेज हम लोग अभी जाके एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी नांगरे पाटिल जी को दी और हम लोग ने बताया है, उनके साथ आधा पौना घंटा मीटिंग हो गई कि अगर आप उचित कलम, जो ट्रेस पासिंग रहेगा, अंदर जाके मारहाण कर रहे, जो इंजुरी सीरियस हो गई उसके कलम नहीं डाले। हम लोग ने, उन्होंने कहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ा मसला है, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अगर यहां पर इस तरह की घटना घटेगी तो वाकई में लोगों के जहन में यही सवाल आएगा। लोग कहेंगे कि मुंबई में डर लगता है। एक पूर्व फौजी का मुंबई में जो हश्र किया गया, लोग अब यही कह रहे हैं कि मुंबई में डर लगता है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रवीण दारेकर के पास। हमारे साथ नेता विपक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद जुड़े हुए हैं और आपको बता दें कि प्रवीण जी आज वहां भी थे जहां पर आज धरना प्रदर्शन चल रहा था। अब प्रवीण जी जरा ये बताइए, क्या आपको ये लग रहा है कि पुलिस, वहां की मुंबई पुलिस शिवसेना सरकार के दबाव में है, इसीलिए शिव सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, मुकम्मल कार्रवाई? 100% मुंबई पुलिस सरकार के प्रभाव में दिख रही है, क्योंकि आप देखोगे कि सीसीटीवी फुटेज है जहां में वहां मारकाट कर रहे हैं और उसके बावजूद पुलिस पूछ रही है शर्मा जी को, जो निवृत्त अधिकारी है, कि तुम्हारे ऊपर एक्शन की जाएगी। तो इसको क्या बोल सकते हम? मैं अभी संजीवनी हॉस्पिटल मलाड में जाके उनकी पूछताछ की, पूरा आंख उनका लाल है, मारपीट हो गई है, और उसके बावजूद भी उनको जमानत कैसे मिल सकती है? तो पुलिस ने कैसे कलम लगाए? सीरियस इंजुरी है उसका कलम नहीं लगाया गया, ट्रेस पासिंग है, इमारत प्रीमाइसेस के अंदर गए, घर के अंदर गए, लातों से मार रहे, उसके ऊपर वो कलम नहीं लगाया और टेबल जमानत देके उनको फ्री कर दिया। ये कानून है क्या? बिल्कुल। अभी आप देखोगे कि ठाकरे सरकार में खुलेआम शिवसैनिक, शिवसेना के शाखा प्रमुख अगर जाके निवृत्त सैनिक लश्करी अधिकारियों को मारेंगे तो कौन सा कानून राजी है? तो हम लोग बिल्कुल, और ऐसे में यही सवाल भी खड़ा हो गया है जो थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे थे कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर टेरर है। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ये बड़ी कवरेज। मुंबई में डर लगता है। कंगना रनौत ने कहा था कि मुंबई में पीओके जैसे हालात हो गए हैं।
अब नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा, जिनके साथ शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की, वो भी यही बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, सेना के जांबाज अधिकारी अभिनंदन के साथ पीओके में बर्बरता हुई थी। अब मुंबई में पूर्व नौसेना के अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई है। तो सवाल यह उठता है कि क्या कंगना ठीक कह रही थी? क्या वाकई में मुंबई में ऐसे बुरे हालात हो चुके हैं कि उसकी तुलना पीओके से की जानी चाहिए? इसी मसले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कंगना ने जो कहा, ऐसे में क्यों ना बोला जाए कि सही कह रही थी वो? देखिए, ये तो बड़ी अजीब सी और गलत बात है कि अगर मान लीजिए अगर हमारे देश के अंदर कहीं पर कोई हत्या हो जाएगी तो आप ऐसे जोड़ने लग जाएंगे कि पीओके में भी इस तरह से हमारे जवान की जीवा पे ऐसे हुआ। ये तो ठीक बात नहीं है कि आप पीओके से इस तरह से ये खुद मदन शर्मा की बेटी कह रही हैं। एक मिनट संजय जी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सहानुभूति उनके प्रति भी रख लीजिए, सिर्फ शिवसेना के प्रति मत रखिए। आपको मैं बता दूं कि जो मदन शर्मा की बेटी हैं, उन्होंने ये बात कही है कि कंगना ने जो कहा सही कहा। बिल्कुल, देखिए किसी के भी पिता के साथ ऐसा होगा तो बिल्कुल उसको उसका वो इससे ही बढ़कर बात कह सकती है, क्योंकि सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो किसी एक शरीफ आदमी के अगर मुंह पर एक थप्पड़ लग जाता है तो वो उसकी मौत के बराबर ही है। तो जिन लोगों ने थप्पड़ मारा होगा या जिनसे रिलेटेड वो पर्सन होंगे, उसके प्रति कोई भी बेटा हो कोई भी बेटी हो, तो बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं कर सकती और वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी उसके लिए वो सही कह रही है। वो मतलब उनके, चलिए अच्छी बात है, आपने ये मान लिया कि सही कह रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और कह रहे थे। तो हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, संजय गुप्ता जी से ये है। हाँ जितेंद्र, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल है संजय गुप्ता जी से, मेरा सवाल संजय गुप्ता जी से यह है कि जो शिवसेना कार्टून के जरिए अपनी बात कहते आई है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दिवंगत बाला साहब ठाकरे, वो बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे और कार्टून के जरिए अपनी बात कहते थे, व्यंग्य के जरिए अपनी बात कहते थे। शिवसेना मार्मिक नाम की एक पत्रिका भी निकालती थी जो कि कार्टूनों पर ही आधारित थी। तो आज उसी शिवसेना को कार्टून से इतना परहेज क्यों है, इतनी एलर्जी क्यों है? ये बिल्कुल सही बात है कि कार्टून बनाने के बाद कार्टून को इस तरह से फॉलो करने से ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है जो कि मदन शर्मा जी ने खुद बताया कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, उसी सोसाइटी के जिस ग्रुप के अंदर वो उन्होंने फॉरवर्ड की थी, उसके अंदर एक बीजेपी के नेता भी थे, उनका नाम भी उन्होंने सुबह बताया था। इन्वेस्टिगेशन कहाँ कर लिया आपने? ये तहकीकात करना तो पुलिस का काम था, आपने कहा ये जांच पड़ताल कर ली? नहीं, ये तो जो मदन शर्मा जी हैं, जो देखिए पिटाई तो शिवसैनिकों ने की ना, पिटाई जो की है वो शिवसेना के पदाधिकारियों ने की है, बाकी सब आप जाने दीजिए। उस कार्टून के बाद उनके ऊपर हमला किया वो शिवसेना के पदाधिकारियों ने किया। अब लेकिन उकसावे की राजनीति तो बीजेपी ने की ना। बीजेपी ने शिव सैनिकों को भेजा, वो फॉरवर्ड किया, उनका एड्रेस दिया, उनका फोन नंबर दिया, उनके घर तक भेज दिया। ऐसा है क्या प्रवीण जी? जाकर के प्रवीण दरेकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा है क्या, बताइए, जवाब दीजिए। हमेशा से बीजेपी शिवसेना के पीछे खड़ी रही है, हमेशा से खड़ी रही है, 30 साल से रही है। आज सिर्फ इतना है कि पहले शिवसेना के साथ होती थी, आज शिवसेना के खिलाफ है। प्रवीण जी बोलिए। अरे शर्म भी आती नहीं, उस्काने की राजनीति की। अगर किसी के सम्मान को मदद करने के लिए हम लोग आगे आए तो उस्काने की राजनीति। एक निवृत्त सैनिक अधिकारी उसको जाके खुलेआम मारेंगे और वो पोस्ट के बारे में उधर आगे भारतीय जनता पार्टी का आदमी आएगा तो उस्काने की राजनीति। नहीं, मुझे लगता है कि कौन सी बात का, कौन सी चीज का समर्थन करना, इसका भी कुछ हम लोग समझना चाहिए। जी देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, जितेंद्र भी जिसका उल्लेख कर रहे थे, वो कार्टून फॉरवर्ड किया था, उस ग्रुप में बीजेपी के नेता थे, वो उनको मेरा पूरा होने दो ना यार, कभी भी बोलने दीजिए ना, पूरा अगर मुझे बात नहीं देना तो संजय जी को बोलने तो दीजिए। संजय जी एक मिनट आप चुप हो जाइए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जरा उनको बात पूरी करने दीजिए। बीजेपी के नेताओं ने उकसाया तो शिवसेना क्यों? जितेंद्र मैं आता हूं आपके पास, प्रवीण दरेकर को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से सर, 20 सेकंड में। संजय गुप्ता जी को मेरा पूछना है, अगर तुम्हारा पिताजी के किसने जाके इसी तरह मारा काट होती थी तो आप क्या रिएक्ट होते थे? और मारकाट होने के बाद आपके पिताजी को अगर पूछ के पुलिस उसको ही डिटेन करते होते तो आपकी रिएक्शन क्या होती? और उधर मारहान होने के बाद उसका पूरा आंख लाल हो रहा है, उसको मारपीट हुई है और तो भी उसको नहीं उसकी तरह सीरियस इंजरी का एक्शन लिया, ना उसको ट्रेसपासिंग की केस ली। मतलब ये कौन सा कानूनी राज है? और ये पूछने हम जाएंगे
या मदद करने हम जाएंगे, तो उसका नहीं की बात कर रही है। राजनीति के लिए किसका बाजी लेना, क्या करना, जो अभी जो एक अपना कोई सहभागी है उसने अच्छा कहा कि व्यंग्य चित्र के माध्यम से आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शरद पवार के ऊपर कितने कार्टून किए। मैद्याचं पोतं, तेल लावलेला पैलवान, तो क्या मारपीट हुई? मुझे पूछना है शिवसेना के समर्थक लोगों को कि मूक मोर्चा करके जब मराठा मोर्चा का आरक्षण बढ़ा हुआ तभी वो मुका लेने का जो लिया था, तभी मराठा लोगों ने क्या मारपीट की क्या? इतना सामना में से मुक मोर्चा का व्यंग्य चित्र आया, संजय राउत ने उसके बारे में क्या किया? हम लोग मारपीट की मराठा समाज के लोगों ने? तो मुझे लगता है अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य सबको है। बिल्कुल यही तो सवाल है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर क्यों ना इसे हमला माना जाए। प्रवीण जी, दर्शकों को हम बता दें, जिसका उल्लेख थोड़ी देर पहले जितेंद्र दीक्षित भी कर रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे को याद रखना चाहिए कि उनके सबसे बड़े नेता और उनके पिता बाला साहब ठाकरे खुद कार्टूनिस्ट थे। ये देखिए ना, कुछ तस्वीरें हम आपको जो कार्टून दिखा रहे हैं। करियर के शुरुआती दौर में कार्टूनिस्ट के तौर पर बहुत मशहूर हुए थे बाला साहब ठाकरे। आज उन्हीं की पार्टी की सरकार में एक शख्स के कार्टून फॉरवर्ड करने पर सरेराह सजा दे दी जाती है। तो ये लोकतंत्र नहीं, गुंडागर्दी की ही मिसाल लगेगी। ये बात बहुत साफ है। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कार्टून पर इतना हंगामा क्यों, ये एक बड़ा सवाल है जितेंद्र, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। ये तो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है कार्टून, एक बहुत ही सशक्त विधा है ये, जिसके जरिए बहुत तंज तरीके से अपनी बात कही जाती है। इसमें क्या घबराना, वो भी सरकार में बैठे लोगों का क्या ये चरित्र होना चाहिए? देखिए, ये दूसरा ऐसा मौका है जब शिवसेना जो है इंटॉलरेंट पेश आई है। इसके पहले भी जब नए नए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब भी आपको याद होगा वडाला में एक घटना हुई थी जहां पर किसी ने फेसबुक पर कोई टिप्पणी की थी उद्धव ठाकरे को लेकर और उसके बाद शिवसैनिक उसके घर पर पहुंच गए थे। उस शख्स को घर से बाहर निकाला गया था, उसके साथ मारपीट की गई थी और उसको गंजा कर दिया गया था। और उसके बाद ये दूसरी बार ऐसा मौका है। ऐसा लगा था कि जब उद्धव ठाकरे ने कमान संभाली है शिवसेना की, तो शिवसेना की छवि जो है बदल जाएगी। देखिए, ये शिवसेना स्टाइल पॉलिटिक्स है, सभी को पता है। मुंबई के बाहर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल, और ये देखिए शिवसेना का तरीका रहा है राजनीति में पिछले दिनों में, कई सालों में हमने देखा। लेकिन अब वो सत्ता में है, सरकार चलाने के दूसरे तरीके होते हैं। सड़क पर इस तरीके से कैसे काम चलेगा? और सबसे हैरान करने वाली बात जितेंद्र ये है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस की खामोशी। आप सोचिए ना, ये वही कांग्रेस है ना जो सहिष्णुता और असहिष्णुता पर किस तरीके से बीजेपी को घेरती रही, और अब सत्ता में है शिवसेना के साथ तो बिल्कुल चुप है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सत्ता में साथ रहने की मजबूरी ही है जिसकी वजह से कांग्रेस इस मामले में चुप है। जी जितेंद्र, बोल लीजिए आप जल्दी से। जी दरेकर जी, बोलिए। जी, तो मैं यही कह रहा हूं, ऐसा ही मामला अब से 5 साल पहले भी आया था जब। जी आप जितेंद्र को जरा बोलने दीजिए। प्रवीण जी, मैं आता हूं आपके पास जल्दी से, 20 सेकंड में जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, जब कांग्रेस एनसीपी की भी सरकार थी यहां पर, तब खुद जो है उस सरकार ने भी एक कार्टूनिस्ट को प्रताड़ित किया था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसके बाद में बड़ा जन आंदोलन हुआ और फिर वो मामला वापस लेना पड़ा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी हो सत्ता में, वो इस तरह से दुरुपयोग करते आई है और जो भी कार्टूनिस्ट या जो भी लोग अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं और अगर वो बात कचोटती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और देखिए, महाराष्ट्र में खासकर मुंबई की बात की जाए तो जो कानून व्यवस्था का हाल नजर आ रहा है पिछले दिनों में, उसे लेकर उद्धव सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तंज भी हो रहा है। शिवसेना राज पर तंज करते हुए एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गायकी के जरिए सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। लहरी राजा प्रजा आंधळी अधांतरी दरबार, अजब तुझे सरकार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। और सीधे संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवसैनिक अब इस वीडियो बनाने वाले को भी ढूंढ कर पीटेंगे? नहीं, ये तो ऐसी बातें तो कैसे हो सकती है? ये तो बहुत, देखिए, ऐसी बातें हो रही है ना सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ। कार्टून बना
ये दोनों चीजें की अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में है, और उसकी इस तरह से वीडियो बनाने के बाद या कार्टून बनाने के बाद जिस तरह के काम ये हुए, अब हुए या पहले की सरकारों में हुए, जब भी हुए, ये गलत है, इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो क्या करना चाहिए फिर सरकार को वहां पर? देखिए, सरकार इसमें जो कानून है उसके अनुसार उनके खिलाफ उन कानूनों को थोड़ा और सख्त बनाना चाहिए। कानून का इस्तेमाल तो पुलिस करेगी ना, और पुलिस स्टेट मशीनरी का हिस्सा होती है। मुंबई पुलिस के जो बॉस है, आपको सबको पता है कौन है। अब ऐसे में कैसे काम चलेगा फिर? सवाल तो ये है ना प्रवीण जी, पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं उसी से साफ हो जाता है कि पुलिस की मंशा क्या है इस मामले में। संगीन धाराएं लगाई जानी चाहिए थी, अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लग सकती थी, लेकिन बहुत ही मामूली धाराएं लगाई गई, और जिन गुंडों ने एक बुजुर्ग की इस तरीके से पिटाई की, एक पूर्व फौजी की, वो आजाद घूम रहे हैं। ये सवाल आपका मेरे से है? प्रवीण जी से प्रवीण दरेकर। मेरा यही कहना है, सरकार पूर्णतः सरकार की प्रभाव में पुलिस काम कर रही है। आप देखोगे कि कल उनको पकड़ने की घाई, कौन सा भी ऐसा हादसा हुआ तो इतने फास्ट पुलिस नहीं होते। उनको यह दिखाना था कि पकड़ा, हम लोग तुरंत पकड़ा मतलब लोग शांत हो जाएंगे, और रात को पकड़ के छोड़ भी दिया। मुझे लगता है पुलिस ने जो धारा लगाने की आवश्यकता थी वो पुलिस चाहते भी होंगे, क्योंकि यहाँ जो एडिशनल सीपी है दिलीप सावंत और डीसीपी स्वामी बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी है, और जॉइंट सीपी तो अभी नांगरे पाटिल है। तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि इसी बारे में किसको एक्सक्यूज करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके ऊपर सरकार का बहुत प्रेशर दिख रहा है, और इसीलिए जो ठाकरे सरकार है उसकी प्रेशर में आते हुए उन्होंने छोड़ने की घाई की होगी। क्योंकि आप देखोगे कि तस्वीर में, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर कट आरोपी दिख रहे, शिवसैनिक शाखा प्रमुख दिख रहे, और उनका मारहान का हॉस्पिटल में एडमिट है। और मुझे बता दीजिए आप कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई फिरियादी, तभी वो जमानत होती है? ऐसा कभी हुआ है कि जिसको मारा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी जिन्होंने मारा है उसको छोड़ दिया है? तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये सरकार केवल अपने लोग है, केवल अपनी, जो हमारा सरकार है हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे आगे कोई महिला नहीं दिखती है, हमारे आगे कोई निवृत्त अधिकारी नहीं, हमारे खिलाफ जो बोलेंगे जी तो हम लोग उनको ठोक देंगे। यही मैं कह रहा हूँ, इस चर्चा के मूल में यही है कि क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं है, चाहे वो कंगना रनौत वाला मामला था या फिर ये वाला मामला हो।